हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 13 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, यानी भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। तो उपेंद्र द्विवेदी अब भारतीय सेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यानी सीडीएस हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नौसेना के प्रमुख हैं और विवेक राम चौधरी वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख हैं। तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया गया है और वह भारतीय सेना के 30वें सेना प्रमुख बनाए गए हैं। उन्होंने मनोज पांडे का स्थान लिया है। मनोज पांडे 30 जून 2024 को अपने पद से रिटायर होंगे और उसी दिन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। आपको याद रखना है कि उपेंद्र द्विवेदी ने रीवा में स्थित सैनिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है और वह 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सेना में शामिल हुए थे। तो ये बेसिक जानकारी है उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में। बात करें अगर हम इंडियन आर्मी की, तो इसकी स्थापना वर्तमान स्वरूप में हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं उसके कमांडर कौन होते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति जी, यानी प्रमुख कमांडर कौन होते हैं भारतीय सेना के? राष्ट्रपति जी। तो वर्तमान में प्रमुख कमांडर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान। वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और वायुसेना उपाध्यक्ष या उप प्रमुख हैं अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख हैं कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। और नौसेना उप प्रमुख अभी हाल ही में कृष्णा स्वामीनाथन बनाए गए थे। और भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल। चलिए बूस्टर को डिस्कस कर लेते हैं। तो बूस्टर में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, तो इन्हें आप नोट जरूर करते जाइएगा। जैसे 15 जनवरी 1949 को जनरल के एम करियप्पा ने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। यानी कि 15 जनवरी 1949 को भारतीयों को भारतीय सेना की कमान प्राप्त हुई थी। इसलिए आपको याद रखना है कि 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। भारतीय सेना की देश में अलग अलग कमान स्थित हैं, तो उनके मुख्यालय डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहां है? तो यह है चंडीगढ़ में। उत्तरी कमान का मुख्यालय है उधमपुर में। सेना प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय है शिमला में। दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है जयपुर में। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में और दक्षिणी कमान का मुख्यालय पुणे में और केंद्रीय कमान का मुख्यालय है लखनऊ में। करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका में रेड फ्लैग वायु और रिम पैक नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया था। इसमें भारत भी शामिल हुआ था। भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है INS किल्टन। तो इसने अभी हाल ही में ब्रुनेई देश की यात्रा की थी। भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में उच्च ऊंचाई वाले टैंक मरम्मत केंद्र की अभी हाल ही में स्थापना की है। भारतीय वायुसेना ने हवाई मार्ग से गिराए जाने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का अभी हाल ही में आगरा में परीक्षण किया है। अभी भारतीय वायुसेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था उत्तराखंड के नैनीताल की जंगलों की आग को बुझाने के लिए, और ये ऑपरेशन था बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के द्वारा MI-17V5 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी
कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इसका भारत। तो भारत में 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, ब्राजील की बात आई है तो ब्राजील में फीफा महिला विश्व कप 2027 का आयोजन किया जाएगा। चाइना में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा और डेनमार्क में थॉमस कप और ओबेर कप 2026 का आयोजन किया जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि थॉमस कप और ओबेर कप किस खेल से संबंधित हैं और 2024 में इसको किस देश ने जीता है। इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो भारत अगले साल यानी 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। इसकी घोषणा अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH के द्वारा की गई है। तो FIH के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम, तो उनके द्वारा ये घोषणा की गई है और यह प्रतियोगिता भारत में दिसंबर में खेली जाएगी। 24 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी और आपको याद रखना है कि जूनियर विश्व कप 2023 यानी पिछला संस्करण 2023 में हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसमें जर्मनी ने यह खिताब अपने नाम किया था। भारत में इससे पहले 2013 में नई दिल्ली में, 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा चुका है और 2016 में आपको याद रखना है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन भी बनी थी। अगर हम बात करें FIH की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका गठन 7 जनवरी 1924 को हुआ था। मुख्यालय है इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। आगामी खेल प्रतियोगिताएं भी डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले समय में कौन सी खेल प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी। जैसे पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा और महिला हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम नीदरलैंड में किया जाएगा। AFC महिला एशियाई कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी और 2024 के ओलंपिक का आयोजन पेरिस में किया जाएगा जो कि फ्रांस में है, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में और 2032 में इसका आयोजन ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और एशियाई खेल 2026 का आयोजन आईची नागोया जापान में किया जाएगा और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में किया जाएगा और VWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन गुवाहाटी, असम में किया जाएगा और 38वें नेशनल गेम्स 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो यह है आगामी खेल प्रतियोगिताएं। बूस्टर में हम डिस्कस करेंगे विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को। तो एक टीम में विभिन्न खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं इस बात को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो बैडमिंटन के एकल में 1 खिलाड़ी और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9, बास्केटबॉल में 5, बिलियर्ड्स और स्नूकर में 1, मुक्केबाजी में 1 होता है। शतरंज में 1 खिलाड़ी होता है एक तरफ या एक टीम में। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी और क्रोक्वेट में 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। गोल्फ में कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7, खो खो में 9, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, टेबल टेनिस में एकल में 1 और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं और टेनिस में एकल में 1 और युगल में 2 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति को किस देश से वापस लाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति को वापस लाया जाएगा। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि RBI के द्वारा ब्रिटेन से 100 टन सोना वापस मंगाया गया है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो ब्रिटेन की एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसने अभी हाल ही में भारत को 500 साल पुरानी एक कांसे की मूर्ति वापस करने की घोषणा की है और यह जो कांसे की मूर्ति है यह संत तिरुमंकई अलवर की मूर्ति है। तो 16वीं शताब्दी के दौरान तमिलनाडु के एक मंदिर से इसकी चोरी हो गई थी और ये मूर्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभी हाल ही में पाई गई है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अब भारत को इस मूर्ति को वापस करने का फैसला किया है। संत तिरुमंकई अलवर दक्षिण भारत के 12वें अलवर संतों में से अंतिम थे। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और यह जो मूर्ति है
यह 60 सेंटीमीटर ऊंची है और कांसे की बनी हुई है। इसे 1967 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रखवाया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के एग्जिम बैंक ने एक प्रतिनिधि कार्यालय कहां खोला है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में। 700 मीटर लंबे पैदल यात्री के लिए पुल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? हंगरी में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए सदस्य कौन बने हैं जो कि अस्थायी सदस्य हैं? तो पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की शुरुआत नेपाल में की गई है। चाड के नए प्रधानमंत्री बने हैं अल्लामे हलीना। लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने हैं गीतानस नौसेदा। वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं टू लैम। और 10वां विश्व जल मंच का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। फिलिस्तीन को अभी हाल ही में आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे देश ने मान्यता दी है। और विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला चिली में स्थापित की गई है टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा जापान। तो भारत और जापान के बीच में जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जाता है। जिमेक्स का अगर आपको फुल फॉर्म पता चल गया तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि यह अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो जिमेक्स का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अच्छा, बात आई है यहां पर फ्रांस की। तो भारत और फ्रांस के बीच में वरुण युद्ध अभ्यास, भारत और सेशेल्स के बीच में लमेतिये अभ्यास और भारत और सऊदी अरब के बीच में अभ्यास सदा तंसीक का आयोजन किया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो भारत और जापान के बीच में ये जिमेक्स अभ्यास आयोजित किया जा रहा है 2024 का। तो इसका आयोजन जापान के योकोसुका में किया जा रहा है और इसमें भारत की तरफ से INS शिवालिक ने हिस्सा लिया था। यह इसका 8वां संस्करण है और इसका पहला संस्करण 2012 में आयोजित किया गया था। और इसका काम होता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और भारत और जापान के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना। जापान के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी टोक्यो है और प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है? फुमियो किशिदा। जापानी एन यहाँ की करेंसी है। जापान में अभी हाल ही में एक त्योहार मनाया गया जिसका नाम है सोमेन साई त्योहार। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। और जापान चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला 5वां देश अभी हाल ही में बना है। और अभी हाल ही में लकड़ी का सैटेलाइट जापान देश के विशेषज्ञों ने बनाया है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। 2024 के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तर्कस एक्सरसाइज का आयोजन भारत अमेरिका के बीच में कोलकाता में किया गया है। अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत फ्रांस के बीच में मेघालय के उमरोई में किया गया है। पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी तट पर किया गया है भारत के। दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में मालदीव में हुआ है। गगन शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण में किया गया है। डेस्टलिक अभ्यास का आयोजन भारत उज्बेकिस्तान के बीच उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। IMT ट्रिलेट अभ्यास का आयोजन भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच हुआ है, तंजानिया और मोजाम्बिक में। टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका के बीच भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया था। और अभ्यास लामेतिये का आयोजन भारत सेशेल्स के बीच में सेशेल्स में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने घोषणा की है कि भारतीय विश्वविद्यालय में अब 2 बार प्रवेश दिया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भी हाल ही में ये फैसला लिया गया है कि एक वर्ष में अब 2 बार एडमिशन दिए जाएंगे छात्रों को, यानी जुलाई से अगस्त और जनवरी से फरवरी। तो एक बार एडमिशन होंगे जुलाई से अगस्त में, दूसरी बार एडमिशन होंगे जनवरी से फरवरी में। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं UGC की। तो इसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से जाना जाता है। स्थापना इसकी 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। इसका काम होता है यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करना और यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2025।
तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। 2021 को शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो घाना देश के द्वारा अभी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा गया था कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया जाए। तो इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया और अब 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया है। इसके अलावा 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किए गए वर्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स वर्ष घोषित किया गया है। 2026 को रेंजलैंड्स और चरवाहों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2017 को विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और 2016 को दालों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की की महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? आंसर हो जाएगा ज्योति विज। तो ज्योति विज अभी हाल ही में फिक्की की महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। दोस्तों यहां पर बात आई है प्रियंका जारकी होली की। तो यह लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद बनी है। और सुधा शिव कुमार के बारे में आपको याद रखना है कि यह फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष अभी हाल ही में बनी है। और सिंधु गणपति यह दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमन टीटीई बनाई गई हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ज्योति विज को अपना महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फिक्की की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में की गई थी और यह एक गैर सरकारी व्यापारिक संघ है, यानी कि जो व्यापारिक समूह होते हैं उनका एक संघ है। कौन? फिक्की भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी व्यापारिक संस्था है और इसका काम होता है कि जो इसके मेंबर हैं उनको व्यापार से संबंधित सहायता प्रदान करना या उनके लिए सलाह प्रदान करना। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनीश साय, महासचिव हैं शैलेश के पाठक, संस्थापक हैं घनश्याम दास बिरला। इसको स्थापित 1927 में किया गया था और मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है मोदी सरकार का, तो उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो गृह मंत्री कौन बने हैं? अमित शाह। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री। और अमित शाह जी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। और के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान को भारत का शिक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय, एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, मनसुख मंडाविया को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं शिक्षा मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है, हरदीप पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, CR पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है, जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया है, वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री और सर्बानंद सोनोवाल को पत्तन, पोत वाहन और जलमार्ग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में स्थित है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें अब चीते स्थानांतरित किए जाएंगे, यानी यहाँ पर भी अब चीतों को रखा जाएगा। तो अभी तक मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों को रखा जाता था, लेकिन अब जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ पर भी चीतों को रखा जाएगा। तो इसके लिए साउथ अफ्रीका और केन्या की टीमों ने आकर के मुआयना किया था और इसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में भी चीतों को रखा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पहली बार चीते कब आए थे? 17 सितंबर 2022 को। तो 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा गया था, जिसमें से 5 फीमेल और 4 मेल थे।
फिर इसके बाद 2023 में साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए थे 12। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मध्य प्रदेश के मैप को देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर स्थित है कुनो नेशनल पार्क और यहाँ पर स्थित है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कुनो नेशनल पार्क में तो पहले से ही चीते हैं और अब गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में भी चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। कुनो नेशनल पार्क की बात करें तो यह श्योपुर और मुरैना जिलों में फैला हुआ है। 1981 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य और 2018 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो भारत में अंतिम चीते की मौत कब हुई थी? 1948 में। और अंतिम चीते का शिकार किया था छत्तीसगढ़ में कोरिया के महाराजा के द्वारा। और फिर 1952 में भारत सरकार ने भारत को चीता मुक्त घोषित किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। सबसे अधिक चीते दुनिया में किस देश में हैं? साउथ अफ्रीका में। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष फाइटर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा संग्राम सिंह। तो संग्राम सिंह अभी हाल ही में मिक्स मार्शल आर्ट्स में शामिल हुए हैं। संग्राम सिंह पूर्व कॉमनवेल्थ हैवी वेट चैंपियन है। तो अब वो मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्रतियोगिताओं में शामिल होंगे। तो पूजा तोमर के बाद संग्राम सिंह MMA ज्वाइन करने वाले दूसरे भारतीय फाइटर बने हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। और संग्राम सिंह MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2024 में। ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप मीटिंग 2024 का आयोजन ब्राजील में हुआ है। और G77 शिखर सम्मेलन युगांडा देश में आयोजित किया गया है। तो आप सभी को पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 28 महीनों से जंग जारी है। तो इसी जंग के बीच शांति पर चर्चा करने के लिए यूक्रेन पीस समिट का आयोजन स्विट्जरलैंड के द्वारा आयोजित किया जा रहा है 15 और 16 जून को। तो इसमें 90 देशों और अनेक संगठनों के नेता और अधिकारी शामिल होने वाले हैं। याद रखिएगा कि इसमें रूस शामिल नहीं होगा, यानी कि रूस ने इस समिट में शामिल होने से इनकार कर दिया है। यूक्रेन की बात आई है तो यह पूर्वी यूरोप का एक देश है और रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है। यूक्रेन की सीमा बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा से लगती है। कैपिटल क्या है इसकी? कीव। करेंसी है यूक्रेनी रिवनिया और राष्ट्रपति है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। नीति आयोग के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आशीष कुमार दास। सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा? उत्तर प्रदेश। भारत के किस पड़ोसी देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते को मंजूरी दी है? नेपाल। नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। इसके अलावा आपको याद रखना है चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंध्र प्रदेश। नॉर्वे शतरंज 2024 टूर्नामेंट किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। और साउलोस क्लास चिल्मा किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका प्लेन क्रैश हो गया है और उनका निधन हो गया है? तो आंसर हो जाएगा मलावी। कौन सी राज्य सरकार एक विशेष प्रवासी भारतीय सेल स्थापित करेगी, यानी NRI सेल स्थापित करेगी? हरियाणा सरकार। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यामा पुस्तक की लेखिका है महादेवी वर्मा, पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, मदर के मैक्सिम गोर्की, कामसूत्र के बादशायन, राज तरंगणी के कल्हड़, स्पीड पोस्ट के शोभा डे, आईने ए अकबरी के अबुल फजल और डिवाइन लाइफ के शिवानंद और इंटरनल इंडिया के इंदिरा गांधी और माई ट्रूथ की इंदिरा गांधी लेखिका हैं। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना कब की गई थी? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर 2015 बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।
सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली कोर्स ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।